हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और चीज़ के बारे में जो है नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखा कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स को किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर हमने सीखा कि हम इनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जब हमने यूज़ किया तो हमने देखा कि जब हम x की जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करते हैं तो इस फॉर्मूले में b² - 4ac का रूट लिया जाता है। इस b² - 4ac के रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और हमारे सॉल्यूशंस किस टाइप के आते हैं। तो इस b² - 4ac को इसलिए कहा गया कि ये इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप b² - 4ac को सबसे पहले फाइंड कर लेते हो तो आप बता सकते हो कि आपकी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है, ठीक है, अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ ax² + bx + c, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। अब रूट्स के नेचर को भी छोड़ो, अपनी लैंग्वेज में समझो कि अगर तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैंडमली कहीं भी लिखी हुई है, अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं इसको सॉल्व करूं कि नहीं करूं, बाद में सॉल्व होगी कि नहीं होगी, है ना। या मतलब और ऐसे समझ लो कि मुझे इसमें x के आंसर्स चाहिए कि यहाँ पे मैं x के क्या आंसर रख दूं जिससे कि मेरे फटाफट से सॉल्व हो जाए। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो पर बाद में पता चलता है कि यहाँ पे तो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कई बार कर रहे होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे होते हैं और कई बार हमको ऐसा लगता है कि यहाँ तो फैक्टर ही नहीं निकलेंगे और बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो फैक्टराइज हो सकती है, इसके तो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर हमको क्या चीज़ काम में आती है, वो चीज़ का नाम है b² - 4ac। इस b² - 4ac को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमको इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही ये बता देता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर रहे हो पर आप रफ में ही सबसे पहले ये निकाल के देख लेना कि b² - 4ac इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू आपने फाइंड की, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में d कहते हैं, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये देखना कि क्या आपकी d की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अगर आपकी d की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। और वो कैसे मिलेंगे बेटा? रियल मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास में ये जो d है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल मिलेगी तो भी हम कहेंगे कि इनके रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर पहले रियल के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब होता क्या है कि हमने b² - 4ac की वैल्यू निकाली। निकालने के बाद में हमने ये चेक किया कि ये वैल्यू हमारी किस टाइप की है। अब ये वैल्यू हमने निकाली, अगर वो केवल पॉजिटिव है, अगर वो केवल पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास में रियल रूट्स तो मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? ये बेटा मिलेंगे आपको अनइक्वल। और अगर 0 के इक्वल हो गई तो रियल तो मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? इक्वल। यानी कि b² - 4ac को निकालने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हैं, यानी कि जो रूट्स हैं, या हमारी लैंग्वेज में कह रहे हैं जो x की वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह की हैं, क्या वो रियल हैं, अगर रियल हैं तो वो किस टाइप के हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी चीज़ होती है जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, उससे पहले तक
और जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं तो वो बहुत जरा सी चीज़ रह जाती है कि हमने देख लिया कि अगर वो पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल है, अगर वो ज़ीरो है तो रियल एंड इक्वल है। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो आप खुद सोचो ज़रा कि तुमको यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, लेस देन 0 का मतलब तो मालूम है ना कि ये नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है और तुमने इसका रूट लेने की कोशिश की तो क्या निकाल पाओगे रियल नंबर कोई भी? क्या हम कोई भी ऐसा रियल नंबर जानते हैं कि जिसको कि नेगेटिव 21 लिख दें और उसका रूट निकाल के दिखा दें? नहीं आता ना। क्योंकि ये जो वैल्यू है इसका रियल निकलता ही नहीं है, इसका तो इमेजिनरी निकलता है जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये जो -1 होता है इसको एक आई स्क्वायर, स्मॉल आई स्क्वायर जिसे आयोटा कहते हैं, उससे रिप्लेस करके इसका इमेजिनरी नंबर मिल जाता है। बाद में कॉम्प्लेक्स में आंसर आता है, जो अभी आपको नहीं पढ़ना, वो जो अपने CBSE के अकॉर्डिंग 11th में है। पर अभी आप केवल ये समझ लो कि जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो उसका रूट अपन नहीं निकाल पाते, और जब रूट नहीं निकाल पा रहे तो यहाँ पर नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम क्या समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इस केस में फिर हम आगे सॉल्व नहीं करते। बात समझ में आ रही है? चलो रुको, एक दो एग्जांपल देके मैं बता देती हूँ कि ये इस सब से क्या फ़ायदा होने वाला है और हम कैसे पता कर लेंगे कि हमको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, वो सिंपल सी कोई भी लिख दी, x² + 2x + 1 = 0। अब तुम मान लो कि इसको फैक्टराइजेशन से ही करना चाह रहे हो, पर तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व होगी कि नहीं होगी, तो तुम क्या करो, भले ही फैक्टराइजेशन से करना है, रफ में सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लो, b² - 4ac, और इससे पता चल जाएगा कि ये फैक्टराइज होगी कि नहीं होगी, x के सॉल्यूशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब तुमने क्या किया, b की वैल्यू लिख दी, कंपेयर करके 2² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या पता चला, 4 - 4 = 0। अब 0 आ गए, वैसे तुमको समझ में आ गया कि अरे ये तो इक्वेशन फैक्टराइज होगी और इसके जो दोनों फैक्टर्स हैं वो सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि जब d की वैल्यू 0 होती है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। तो अगर हम वैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो डायरेक्ट सॉल्व कर ही देंगे, और अगर हम फैक्टराइजेशन से भी कर रहे हैं तो भी हम बता सकते हैं कि जब हमको इसके फैक्टर निकाले जाएंगे तो इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है बेटा, d की वैल्यू 0 आ रही है, मीन्स यहाँ पर हमारे दोनों फैक्टर सेम आएंगे। तो हमें वैसे भी मालूम है कि ये हमारा x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इससे हमने डायरेक्ट लिख दिया, और कॉन्फिडेंट भी रहे कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो एग्जैक्टली से मतलब कहना चाहिए अपना एग्जैक्ट आंसर है, उसमें कोई भी अपनी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि d की वैल्यू 0 आई है, इसलिए हमारे रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। मीन्स हमारी लैंग्वेज में जो x के दोनों आंसर आने वाले हैं वो दोनों सेम आएंगे। तो आप समझ रहे हो नेचर ऑफ रूट कितना ज़रूरी है अपने को निकालना, उससे हमको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से हमने b² - 4ac से ये देख लिया। अब मान लो कि तुम ये सोचो कि नो रियल रूट्स वाली कंडीशन क्या हो सकती है, तो लाओ इसको ही और अपन चेंज करते हैं। मान लो कि यहाँ पर 1 की जगह पे 7 आ रहा है, ठीक है। अब x² + 7 आ रहा है और तुमने फिर भी उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करने लगे कि अरे इसके फैक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो मत कोशिश करो, पहले d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू निकाल के चेक करो कि क्या ये फैक्टराइज भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि हम यूं ही फालतू में मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अपनी d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू तुमने निकाली तो b है तुम्हारे पास में 2 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 7। तो ये क्या आ गया बेटा, 4 - 28। तो ये क्या आ गया, -24। -24 क्या समझ में आ रहा है? नेगेटिव नंबर मतलब d <0 है, यानी कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, इसके रियल रूट्स निकलने ही वाले नहीं हैं। तो हम इसको कैसे भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या फ़ायदा होगा,
आप दोबारा से अपना क्वेश्चन पढ़ोगे, जो आपने लिख लिया है जल्दी जल्दी में, हो सकता है वो कॉपीड रॉन्ग हो, यहाँ पर 1 हो और आपने जल्दी में 7 लिख लिया हो, तो आप फैक्टराइज करने से पहले ही अपनी गलती पकड़ लोगे कि मैंने यहाँ गलत लिखा है, मेरा इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नो रियल रूट्स आ रहे हैं और इक्वेशन दी है, सॉल्व भी करने के लिए लिखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कॉपीड रॉन्ग कर लिया। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये होता है नेचर ऑफ द रूट का फ़ायदा। और ऐसे ही अगर अपने पास में यहाँ पर हमने 1 से किया, मान लो ये अपने पास में 3x होता और यहाँ पर हम इसको कर दें 2, ठीक है, तो हमने ये देख लिया 0 होता है तो क्या होता है, नेगेटिव हो तो क्या होगा। अब जैसे इसको मुझे फैक्टराइज करना है, अब मैं फैक्टराइज करने से पहले ही डिसाइड कर सकती हूँ कि यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे वो सेम आएंगे कि डिफरेंट, किस चीज़ से बेटा, अपनी d से, d की वैल्यू यानी b² - 4ac से। और अब हम इससे काम शुरू कर देते हैं अपना। तो जब हम अपने पास में b² - 4ac फाइंड करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे d की वैल्यू b² - 4ac, अब हमने ये फाइंड की, b की वैल्यू क्या है 3² - 4ac, सॉल्व किया, ये क्या आया 9 - 8, आंसर क्या आया 1 मीन्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ गया, यानी हमारे पास में कैसे ज़ीरोज़ मिलेंगे बेटा, ये मिलेंगे अपने पास में रियल एंड अनइक्वल। इससे क्या पता चल गया कि हमको जो फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पर, ये दोनों ही फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो अपने पास में रियल और अनइक्वल ज़ीरोज़ वो रूट्स मिलेंगे। तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसका यूज़ हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हम जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। यही होता है बेटा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग समझ गए ना नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम जो आने वाली x की वैल्यूज़ हैं हमारी लैंग्वेज में, जो हमारे आंसर्स हैं वो किस टाइप के होंगे, क्या वो रियल होंगे तो इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, या वहाँ पर कोई रियल रूट है ही नहीं, है कि नहीं।